दोस्तों टाइटल आप लोगों ने पढ़ ही लिया है तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आता हूं। आज इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा मैं वो बता देता हूं आपको। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोदी जी हमेशा से मेजोरिटी में रहे हैं, और मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी मेजोरिटी में रहे हैं, तो उन्हें आदत नहीं है गठबंधन सरकार चलाने की। तो बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि ये गठबंधन सरकार ढंग से चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, इनकी सरकार बनेगी भी नहीं बनेगी। ये तो पता चली गया जब उन्होंने शपथ ले ली, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो बहुत सारे लोगों की क्या तालियां बजी और क्या लोगों के मतलब गूज बम आ गए, लोगों की मतलब रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने तीसरी बार फिर से ये बात कही है। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये जो मैंने टाइटल डाला है कि 5 महीने की ही सरकार है मोदी सरकार, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसके मेरे पास क्या तथ्य हैं। इसके अलावा जिन लोगों को लग रहा था कि गठबंधन की सरकार में मोदी जी को मंत्रालय भी बांटने पड़ेंगे अदर पार्टियों को, तो उसमें उन्होंने क्या फेरबदल किए हैं, क्योंकि अब पूरी तरह से डिक्लेयर हो चुका है कि किस व्यक्ति को क्या पोर्टफोलियो दिया गया है। कल शपथ ग्रहण समारोह में हमने ये तो देखा था कि मंत्रालय में कौन कौन मंत्री शामिल है, लेकिन उन्हें कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा ये डिक्लेयर नहीं था, जो कि आज हो चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेगा, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। आप सभी को पता ही है कि बीजेपी सरकार को इस बार 240 सीटें मिली हैं, यानी कि वो अपनी सरकार खुद के दम पर नहीं बना सकती थी, तो उन्होंने सहारा लिया एनडीए का। और एनडीए उन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं कि बैकअप में रखी हुई है, और आज से नहीं, वो पहले से लेकर चलते हुए आ रहे हैं। 2014 में उन्होंने एनडीए का सहारा लिया था, उन्हें भी नहीं पता था कि वो इतनी मेजोरिटी में आ जाएंगे कि उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार बनाने के लिए एनडीए की, लेकिन फिर भी उनका सपोर्ट उन्हें मिलता आया। इसके बाद 2019 में भी उनकी सरकार बनी और 303 सीटें बीजेपी खुद अपने दम पर ले आई, जबकि 272 में सरकार बन जाती है। तो वो भी हमने मोदी जी का एक एरा देखा है पूरा 2019 से 2024 का। और 2019 में 303 सीटें मिली थी और एनडीए को मिलाकर लगभग 350 सीटें थी, इसलिए मोदी जी का जो इस बार का टारगेट था वो 400 पार था, जो कि एक तरह से हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि 50 नंबर ही वो एक्स्ट्रा चाह रहे थे कि मैंने अपने 2019 से 2024 के बीच में जो काम किया है उसके बेसिस पर जनता शायद मुझे और ज्यादा प्यार देगी। लेकिन इस बार हो गया उल्टा। एक कहावत है, चौगे जी चले 26 जी बने और बन गए दूबे जी। तो भाई ये लोकतांत्रिक देश है, और जो लोग ईवीएम का रोना रोते थे, तो एटलीस्ट इस बार एक ये तो अच्छी बात हुई है कि वो ईवीएम को अब दोष कोई दे नहीं सकता, क्योंकि जो सीटें उन्हें मिली हैं उससे तो यही पता चलता है कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से जिंदा है। अब 240 सीटें आने के बाद जब अगले दिन ही मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब रात में ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। एक तो देखो यहां पर मैं बात करने वाला हूं बदलाव क्या क्या आए हैं सरकार में। देखो सबसे पहला बदलाव तो यही आया है कि जो नारा लगता था अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी 3.0 ये तो चल रहा है, सब जगह आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, लेकिन अब बीजेपी सरकार की बात नहीं हो रही, अब हो रही है एनडीए सरकार की बात। और मोदी जी ने भी अपने आप को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी में शिफ्ट किया है। आप देखेंगे उनके मुंह से कहीं भी मोदी सरकार का नारा या बीजेपी सरकार का नारा नहीं निकल रहा, वो पूरी एनडीए सरकार को साथ लेकर चल रहे हैं। अब सवाल यह आता है कि अपोजिशन पार्टी में बैठे हुए लोगों ने भी अप्रोच किया होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर नीतीश जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का, इनका दो बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि एक के पास है 16 सीटें, एक के पास है 12 सीटें, तो उससे ही पूरा पासा एक तरह से कह सकते हैं पलट सकता है। तो 28 सीटों का यहां पर बहुत बड़ा गेम था, जिस पर मोदी जी ने पूरी तरह से मुंह बंद करा दिए सबके। और नीतीश जी ने खुद मतलब कैबिनेट में जाकर मोदी जी के जब पैर छुए, वो भी सब हमने दृश्य देखा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि नीतीश जी ठीक है, लोटे की तरह बहुत जल्दी पलट जाते हैं, इतनी जल्दी गिरगिट अपना रंग नहीं पलटता। नीतीश जी के बारे में हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर नीतीश जी मान भी लिया जाए कि इंडी सरकार में चले जाते हैं, तब भी वो सरकार नहीं बना सकते, और यहां मोदी जी की जो सरकार है वो जू की तू रहेगी। लेकिन फिर भी जो हमने टाइटल में ये बात कही है कि जो मोदी जी की सरकार है 5 महीने की ही सरकार है, उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि 5 महीने बाद इसी साल के लास्ट में झारखंड में चुनाव होंगे, बिहार में चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे। तो इन तीनों जगह से यह तय हो जाएगा, अगर मोदी सरकार जीतती है यानी कि एनडीए सरकार जीतती है, तो ये गठबंधन बना रहेगा। कहते हैं ना कि मुनाफे के तो सब हकदार हो जाते हैं, और जब नुकसान होता है, जब घाटा होता है, तो उसमें कोई भी हकदार नहीं बनता। अभी आप देख ही लो कि इंडी सरकार की इतनी अच्छी सीटें आई हैं, उसके बाद भी धीरे धीरे जो गठबंधन है वो बिखरने लगा है। अगर इनकी सीटें पहली जैसी आ जाती तो वो दूसरे दिन ही बिखर जाता, लेकिन क्योंकि इस बार पहले से अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी भी कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं, और इन्हें बात समझ आ गई कि हम 100 कुत्ते मिलकर एक शेर का शिकार कर सकते हैं। 37 पार्टियों ने मिलकर मोदी सरकार को हराने का पूरा भरसक प्रयास किया। सारी अपनी जितनी भी सरकारी तंत्र थे, जितनी भी पैसे की पब्लिसिटी थी, या जो भी कुछ हम कह सकते हैं, वो सिर्फ एक ही टारगेट था कि मोदी को हराना है, और उसका कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिला भी है। देखो मुस्लिम वोटर्स तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ रहता है, तो ये उनकी सबसे बड़ी जीत है कि मुसलमानों का आज भी कहीं ना कहीं मोदी जी और बीजेपी सरकार फेत नहीं जीत पाए, और शायद कभी जीत भी नहीं पाएगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा हिंदुओं का समर्थन यानी कि अपने धर्म को बहुत गौरव से अपनाती है, और कहीं ना कहीं उस चीज को सेलिब्रेट करती है। जैसे मोदी जी इतने मंदिर में जाते हैं, और मुसलमान क्या चाहते हैं कि जैसे वो मंदिर में जा रहे हैं ऐसी वो मस्जिद में जाएं, टोपी लगाएं, वो कभी हो नहीं सकता, भले ही मोदी सरकार बने या ना बने। तो ये बात हमने सबने देखी है।
कि जब सरदारों के बारे में बात की जा रही थी कि गुरुद्वारे में वो गए हैं, तो भाई वो 20% की माइनॉरिटी को ठुकराकर 2% की माइनॉरिटी को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये पता चलता है कि व्यक्ति विशेष की, हर किसी की अपनी भावना है, तो वो वोटों की राजनीति नहीं करते। तो बहुत लोगों ने कहा कि वो गुरुद्वारे में इसलिए गए कि उन्हें वोट चाहिए सिखों का, तो भाई ऐसे तो वो मस्जिद में भी जा सकते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन उन्हें वो राजनीति नहीं करनी है। उनकी श्रद्धा है कहीं ना कहीं सिख धर्म में भी, इसीलिए वो वहां पर गए हैं, अदरवाइज वो नहीं जाते। अब बात ये आती है कि क्या ये सरकार 5 ही महीने रहेगी। तो देखो यार, जो मोदी जी का एक्शन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार जब मेजोरिटी की सरकार थी तब मोदी जी बड़े फैसले ले पाते थे, अपनी मतलब एक उनकी धाक चलती थी। लेकिन गठबंधन सरकार में मुझे भी इवन ये डाउट था कि शायद वो ना कर पाए ये चीज, और मिनिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा फेरबदल उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन उस पर भी उन्होंने सबके मुंह पर ताले लगा दिए हैं। मिनिस्ट्री जू की तू ही है, और बल्कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, और उसमें भी कोई बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। एनडीए सरकार की जो गठबंधन वाले लोग हैं उन्हें उन्होंने बहुत बड़े पोर्टफोलियो नहीं दिए हैं। मिनिस्ट्री में जगह जरूर मिली है, लेकिन बहुत बड़ी जगह ऐसी नहीं मिली है। मतलब जहां पर यह कहा जा रहा था कि 4 सांसदों के बदले 1 मंत्रालय देना पड़ेगा, तो वहां पर देखा जाए तो नायडू जी को भी 2 ही मंत्रालय मिले हैं और नीतीश सरकार को भी 2 मंत्रालय मिले हैं। इवन जिसका 1 वोट था, यानी कि 1 सांसद था, उसे भी 1 मंत्रालय दिया है। तो यहां पर बहुत ही सूझबूझ से फैसले लिए गए हैं। अभी इन एक्शनों को देखकर तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि मोदी जी गठबंधन सरकार के कहीं ना कहीं दबाव में है। इससे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार गठबंधन की बनी थी, तब कहीं ना कहीं उनमें वो दबाव देखा गया था, और उन्होंने ऐसे व्यक्तियों को भी मंत्रालय बांटे थे, सौंपे थे, जो उसके काबिल नहीं थे। लेकिन मोदी सरकार में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और इस बार आप वही देखोगे। होम मिनिस्टर अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, बल्कि नड्डा जी को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया। उससे पहले भी वो हेल्थ मिनिस्टर रह चुके थे। अब वो इस्तीफा देंगे, क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष बने रहने के योग्य वो शायद नहीं है व्यक्ति। उन्होंने आरएसएस के खिलाफ से जब से टिप्पणी की है, बहुत लोग उनके विरोध में हैं, और आरएसएस भी आप देखेंगे तो खुलकर सपोर्ट नहीं कर रही बीजेपी पार्टी का, जैसा उसे करना चाहिए। तो बहुत सारी दुविधाएं हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जो मुझे लगता है धीरे धीरे अब गलतियों को सुधारेंगे। देखो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस बार 240 सीटें बीजेपी की आई, वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहा। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि यहां से उसका रिकवरी मोड शुरू होगा 2029 के लिए, 2027 में जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उसके लिए। अब आने वाले जो चुनाव हैं उससे भविष्य तय होगा, बीजेपी पार्टी 2029 में दोबारा से केंद्र में बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। क्योंकि अभी आप इस बात को तो अंदाजा लगा ही लीजिए कि जो झारखंड में, बिहार में और जो महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, अगर तीनों ये बीजेपी जीत जाती है या एनडीए सरकार जीत जाती है, तो इस 5 साल तक इस एनडीए सरकार को कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों चुनाव अपोजिशन हरा देता है, तो आप ये लिखकर ले लीजिए कि फिर इस बात की श्योरिटी नहीं हो सकती कि ये 5 साल तक एनडीए सरकार, गठबंधन की सरकार चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि नफे के हकदार सब हो जाते हैं, नुकसान का हकदार कोई नहीं होता। फिर एक दूसरे पर ब्लेम करने की बारी आ जाती है। तो मोदी सरकार को 5 महीने तक कोई खतरा नहीं है, लेकिन 5 महीने बाद अगर वो सरकार जो कि तू बनी रहना चाहती है, मोदी जी अपनी धाक से रहना चाहते हैं, तो मोदी जी को ही यहां पर प्रयास करना पड़ेगा कि नायडू जी की झारखंड में सरकार बनी रहे, वो सरकार में मतलब वापस आए, जीते वो भारी बहुमत से। तो वो उनके लिए पूरा प्रचार करेंगे, महाराष्ट्र में शिंदे जी के लिए प्रचार करेंगे, और साथ में मैंने आपको बताया बिहार में नीतीश जी के लिए पूरा दबा के प्रचार करेंगे। तो जो लोग ये सोचकर बैठे हैं कि गठबंधन सरकार में मोदी जी कुछ दबाव में रहेंगे, तो वो उन्होंने अपने फैसलों से मंत्रालय बांटने के अपने तौर तरीके से बता दिया है कि वो बिल्कुल दबाव में नहीं है। वो सरकार को अभी तो 5 महीने एटलीस्ट ऐसे ही चलाएंगे जैसे उनकी अपनी मेजोरिटी में सरकार रहती है। इसके बाद 5 महीने बाद ये डिसाइड होगा कि अगर वो तीनों जगह जीत जाते हैं तो 5 साल तक फिर उनकी सरकार को कोई हिला नहीं सकता, वो अंगद के प्यार की तरह अडिग रहेंगे। अगर वो तीनों सरकारों में हार जाते हैं तो शायद ये नायडू और नीतीश जी का जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं वो वापस ले लें, और इंडी सरकार में जाकर भी वो शायद, उसमें भी श्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हार जाएंगे तो वो अलग हो ही जाएंगे। मोदी, अमित शाह ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही अनुभवी लोग हैं, और नीतीश और नायडू को भी ये बात पता है कि अगर आज हम इंडिया से अलग हो जाएंगे तो मोदी जी कल को फिर कम बैक कर लेंगे, लेकिन शायद हम वो दोबारा से वो विश्वास नहीं बना पाएंगे मोदी सरकार में। तो इसका भी एक कारण नजर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी अपनी गलतियों को सुधारेगी। अब वो कहीं ना कहीं जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, शायद वो डिप्लोमेटिक तरीके से करे इस बात को, लेकिन उसे एक बात समझ आ जानी चाहिए कि उसे पूरी ताकत लगानी है हिंदुओं को एक करने में, जो कहीं ना कहीं पंथवाद में, जातिवाद में बटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसका तो एकजुट सीधा सीधा सा हिसाब होता है कि हम मोदी से जितना मर्जी राशन ले लें, जितना मर्जी अपने घर में शौचालय बनवा लें, आवास ले लें, दवाइयां ले लें मुफ्त की, मतलब जितनी भी योजनाएं हैं सब में भरपूर फायदा ले लें, लेकिन वोट बीजेपी को नहीं देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। तो मुसलमानों का तो सीधा सा कहना है भाई कि कांग्रेस हमारे लिए भले ही कुछ ना करे, हमारे बच्चे कांग्रेस के समय पर हमें इतनी योजनाएं में लाभ मिला नहीं मिला, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं पढ़े लिखे, अब मोदी जी भले हमारी औरतों के लिए 3 तलाक की सुविधा लेकर आए हों, उनका हक उन्हें दिया हो, लेकिन उसके बाद भी मोदी सरकार को
कभी भी वोट नहीं पड़ेगी मुस्लिम किसी भी तबके की तरफ से। ये इस चुनाव में तो पता चल जाता है। अब भी अगर मोदी मुसलमानों को तेल लगाने में या उनकी चाटुकारिता में या उन्हें कुछ करने में लगेगी तो मुझे लगता है कि फिर से मोदी सरकार के साथ वही विश्वासघात होगा जो विश्वासघात बाहुबली के साथ हुआ था कटप्पा के टाइम पर। तो जैसे कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में छुरा भोंक दिया, इस बार देखा जाए तो हमारी कुछ हिंदू जो मेजोरिटी है उसने भी मोदी जी के साथ वही विश्वासघात किया है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पंथवाद में बढ़ जाते हैं। राजपूतों ने वोट नहीं दी क्योंकि वो नाराज थे कि उनका कोई राजपूत कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ। तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो वो देश के लिए होता है, और देश का जहां पर सवाल आता है वहां पर हम ना तो राजपूत है, ना ब्राह्मण है, ना ही हम जाट हैं, ना ही हम गुज्जर हैं, हम सिर्फ हिंदू हैं। तो पता नहीं ये बात हमारे हिंदू समाज को कब समझ आएगी। बाकी मित्रों, आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी गठबंधन सरकार के साथ 5 साल पूरे कर पाएंगे या नहीं? और ऐसी ही राजनीति की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए नमोकार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।